हेलो एवरीवन, डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निष्ठा प्रशिक्षण जो कि दीक्षा ऐप के माध्यम से संचालित हो रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉड्यूल 7, 8 व 9 का सारांश बोले तो पूरे मॉड्यूल जो 7, 8 और 9 हैं उनमें से हमने महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हैं उनको छांटा है और उनमें से फिर प्रश्नोत्तरी को तैयार किया है। तो ऐसे ही प्रश्न एमपी आकलन में, अभी एमपी में आकलन परीक्षा हुई है, वहाँ पर 1, 2, 3 मॉड्यूल और 4, 5, 6 मॉड्यूल की जो परीक्षा हुई उसमें 6 प्रश्न पूछे गए थे, जिनके वीडियो हमने ऑलरेडी बनाए हैं और दोनों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उसी आधार पर इसमें 7, 8 और 9 से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया है और इसमें ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें आपको अपने नोट्स में शामिल ज़रूर करना चाहिए। और साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं कि हमने आज 30 नवंबर से अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी शिक्षक साथियों के लिए शुरू किया है, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी टाइम को गंवाए शुरू करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं निष्ठा की, जिसका फुल फॉर्म हम सभी शिक्षक साथियों को पता होना चाहिए। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये है आपका निष्ठा। स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल, और ये एनसीईआरटी के द्वारा शुरू की गई है। एनसीईआरटी के फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। अब शुरू करते हैं हम लोग कोर्स नंबर 7 के सामान्य प्रश्न से। तो जो कोर्स 7 है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कोर्स 7 जिसका नाम क्या है, विद्यालय आधारित आकलन। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इस कोर्स का उद्देश्य क्या है? तो इस कोर्स के द्वारा हम विद्यालय आधारित आकलन के महत्व को लर्निंग तथा आकलन के लिए विद्यार्थियों के लिए दृष्टिकोण से परिचित करा सकते हैं। विद्यालय आधारित आकलन क्या है? तो विद्यालय में शिक्षकों द्वारा बच्चों की क्षमता, कौशल और प्रगति एवं प्रदर्शन का आकलन करना ही एसबीए है, यानी कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, एसबीए की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? नंबर 1, शिक्षण अधिगम और आकलन को एकीकृत करना। नंबर 2, बाल केंद्रित व गतिविधि आधारित शिक्षण, योग्यता विकास पर जोर, भय व तनाव रहित वातावरण, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने वाला, स्व आकलन व सहकर्मी द्वारा आकलन के अलावा शिक्षक द्वारा आकलन। अब बात करते हैं आकलन क्यों जरूरी है। आकलन से बच्चों के कौशल, क्षमता, दक्षता व सुधार के क्षेत्र का पता चलता है, ताकि आगे की कार्य योजना बनाई जा सके, ताकि उनका समग्र विकास हो सके। आरंभिक स्तर पर बच्चों से कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए? तो आरंभिक स्तर पर बच्चों से बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न पूछे जाने चाहिए। आकलन का उद्देश्य क्या है? छात्र के प्रदर्शन और प्रगति के बारे में प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करना आकलन का मुख्य उद्देश्य है। आकलन के 4 मापदंड क्या हैं? विषय सूची, सामंजस्य, भाषा और शब्द सीमा। रूब्रिक्स क्या है? यह मूल्यांकन उपकरण है जिसका निर्माण छात्रों का किसी भी क्षेत्र में प्रदर्शन का आकलन करने हेतु किया जाता है। रूब्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं? समग्र रूब्रिक्स और विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स। रूब्रिक्स में आकलन का क्या तरीका है? रूब्रिक्स के दौरान बच्चों के कुछ कार्य सौंपा जाता है और बताया जाता है कि आपका आकलन कैसे होगा, किस भाग में कितने अंक मिलेंगे। बच्चों को मापदंड के अनुसार या आधार पर स्तर का चुनाव करना पड़ता है। बच्चों को स्पष्ट तौर पर उन्हें बता दिया जाता है कि उन्हें किस प्रकार से उनका आकलन किया जाएगा। अब बात करते हैं समूह अधिगम के आकलन में कौन सी गतिविधि या एक्टिविटी करा सकते हैं। शैक्षणिक भ्रमण कर सकते हैं, सर्वेक्षण, शैक्षिक कलाकृतियाँ बनाना, प्रयोग और परियोजनाएं बनाना।
इसके बाद में बात करते हैं हम आकलन की तकनीक व उपकरण को सार। आकलन में अवलोकन करना एक तकनीक है, जबकि अवलोकन सूची तैयार करना एक उपकरण है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, सीसीई व विद्यालय आधारित आकलन में क्या अंतर है। तो विद्यालय में सतत और व्यापक आकलन को सीसीई कहते हैं, जबकि आंकड़े उच्चाधिकारियों को भेजे जाते हैं, जबकि एसबीए के तहत छात्रों को सीखने के कौशल प्रदर्शन पर जोर दिया जाता है। तब आपका होता है एसबीए। सीसीई दीर्घकालिक तथा कुछ ही बार होती है, मगर एसबीए लघुकालिक तथा प्रत्येक दिवस की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों को सीखने सिखाने में आ रही दिक्कत को समझने में कौन सी चीज़ें मददगार हैं। ज्ञान, निष्पादन, कौशल, रुचियाँ, दृष्टिकोण और अभिप्रेरणा ये सीखने सिखाने को समझने में मददगार हैं। एसबीए का पूरा नाम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट, स्कूल आधारित आकलन। कक्षा में परीक्षा की सूचना देना कि कब से होनी है, इसकी प्रकृति क्या है, यह एक औपचारिक प्रकृति है। पोर्टफोलियो बनाना मगर उसका प्रस्तुतिकरण न करना, यह उचित है या अनुचित, तो यह अनुचित है। विद्यालय आधारित आकलन में किन तकनीकों का या उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। स्व आकलन, सहकर्मी आकलन, समूह कार्य आकलन, पर पोर्टफोलियो आकलन, प्रमाणिक आकलन और उपाख्यान रिकॉर्ड। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। तो आकलन एक साइड लिख लेंगे, मूल्यांकन दूसरे साइड। आकलन यह कहीं भी किया जा सकता है, जबकि मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होता है। आकलन इसमें अंक नहीं दिए जाते हैं, जबकि मूल्यांकन में अंक दिए जाते हैं। आकलन का अर्थ में कई बार यह तक कि हर दिन होता है। आकलन जो है वर्ष में कई बार तथा माह में हर दिन या प्रत्येक दिन होता है यह। और जो मूल्यांकन होता है यह मासिक, वार्षिक या फिर इसमें क्या होता है, अंक देने का प्रावधान होता है और वर्ष में कुछ ही बार, जैसे मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक, अर्धवार्षिक तौर पर किए जाते हैं। इसमें यानी कि आकलन में बच्चों की समग्र विकास व प्रदर्शन का पता चलता है, जबकि मूल्यांकन में शैक्षिक स्तर का बोध होता है। तो यह मूल्यांकन बच्चा स्वयं या सहकर्मी के साथ रहकर कर सकता है, यानी कि जो आकलन है वो प्रक्रिया बच्चा स्वयं या सहकर्मी के साथ कर सकता है, जबकि मूल्यांकन केवल शिक्षक या अन्य कोई कर सकता है। अब बात है नेक्स्ट क्वेश्चन की, केआरपी और एआरपी का पूरा नाम क्या है। केआरपी की रिसोर्स पर्सन और एआरपी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न शब्दों को क्या कहा जाता है। नियोजन, नियोजन का क्या अर्थ है, मतलब प्लानिंग। अन्वेषण मतलब रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन। परियोजनाएं का मतलब प्रोजेक्ट। परिचर्या का मतलब डिस्कशन। और संकल्पना का मतलब कॉन्सेप्ट। तो जो ये शब्द हैं, हिंदी तो आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इंग्लिश जरूर समझ जाएंगे, ऐसे शब्द हैं। तो ये आवश्यक है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझें। उसके बाद में बात है सृजन। सृजन, सृजन का मतलब क्रिएट करना, क्रिएशन। अब चलते हैं नेक्स्ट, रचनात्मक आकलन क्या है। तो रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट का गुण नहीं है, तो इसे अंकों और प्रतिशतों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, ये रचनात्मक आकलन का गुण नहीं है। शिक्षण की तकनीक में क्या नहीं आता है। तो शिक्षण की तकनीक में मूल्यांकन नहीं आता है। अब बात करते हैं मॉड्यूल 8 के सामान्य प्रश्नों की। कोर्स 8 का नाम क्या है, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र। इस कोर्स का उद्देश्य क्या है। इस कोर्स से हम यह जानेंगे कि कैसे पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करते हुए उसकी शिक्षण योजना को बनाकर शिक्षण अधिगम तक पहुंचा जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन का प्राथमिक स्तर पर कहाँ से जुड़ाव है। तो ये कक्षा 1 से ही जुड़ा है, जब कक्षा 1 में गणित व हिंदी में समेकित करके एक साथ उसमें पढ़ाया जाता है। पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकें कौन सी कक्षा में पढ़ाई जाती हैं। तो पर्यावरण की अलग से जो पाठ्य पुस्तक है वो कक्षा 3 से अलग होती है। ईवीएस फर्स्ट व सेकंड कहाँ से शुरू होती है, ये किन के नाम है। तो ये विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के नाम है। विज्ञान व सामाजिक विज्ञान विषयों को एकीकृत विषय का रूप कब दिया गया, एनसीएफ 2005 में, यानी कि एनसीएफ नेशनल करिकुलम। और नेक्स्ट है पर्यावरण का पाठ्यक्रम व सामग्री किस पर आधारित है। तो थीम आधारित है, थीम पर आधारित है। पर्यावरण अध्ययन की अपेक्षाएं क्या है।
पर्यावरण से बच्चों में समानता, न्याय, मानवाधिकार के सम्मान से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए संवेदनशील व जिम्मेदार नागरिक बन सकें। पर्यावरण अध्ययन से क्या संभव है? पर्यावरण अध्ययन को सुनियोजित तरीके के संप्रेषण से बच्चे जागरूक, विश्वास से पूर्ण व संवेदनशील बनेंगे। कक्षा में किसी थीम पर आधारित बात ज्ञात करते हुए कैसे अधिगम प्रतिफल तक पहुंचा जा सकता है? कक्षा में थीम से आसान प्रश्न पूछकर या चर्चा करके पूर्व ज्ञान जाना जाए, फिर विचार करने को दिया जाए तथा फिर संसाधन व गतिविधि के द्वारा थीम की अवधारणा व प्रतिफल तक ले जाया जाए। नेक्स्ट है सीखने के प्रतिफल को कैसे सार्थक बनाएं। तो सीखने के प्रतिफल को सार्थक बनाने के लिए सर्वप्रथम चर्चा करना, अवलोकन करना, व्यक्त करना, व्यवस्था करना, वर्गीकरण करना, संप्रेषण करना, प्रयोग करना और अनुमान लगाकर सार्थक बनाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की कार्य नीतियाँ क्या क्या हैं? परियोजनाएं, परिचर्चा और प्रयोग, खंड अन्वेषण, सर्वेक्षण, साक्षात्कार, अनुभव साझा करना, भूमिका निर्वहन करना, क्षेत्र भ्रमण करना। पर्यावरण शिक्षण अधिगम के संसाधन का नाम क्या है? पाठ्यपुस्तकें, वेब संसाधन, मीडिया, ऑडियो, वीडियो आदि। एनसीएफ 2005 द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शी सिद्धांत क्या है? नंबर 1, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, रटने की प्रथा बंद करना, परीक्षा को लचीला बनाना, पाठ्यपुस्तकों से सीमित न रहकर समग्र विकास पर जोर देना। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर्यावरण की 6 थीम कौन कौन सी हैं? परिवार और विभिन्न, भोजन, आवास, जल, यात्रा और व्यवसाय। परिवार और मित्रता। पर्यावरण क्या एकल विषय है या एकीकृत? तो पर्यावरण एक एकीकृत विषय है, इसमें सभी विषयों को जोड़ा जा सकता है। पाठ्यपुस्तक की सामग्री का क्रमिक परिवर्तन, इससे क्या आशय है? बच्चे को घर से जोड़कर परिवार में शामिल कर पड़ोस तक ले जाना, फिर इलाके व आगे के क्षेत्रों तक का ज्ञान देना और अंत में विश्व स्तर पर समझ विकसित करना ही क्रमिक परिवर्तन है। अब देखते हैं कोर्स 9। तो कोर्स 9 का नाम क्या है? गणित का शिक्षा शास्त्र। इसका उद्देश्य क्या है? गणित शिक्षण की रणनीतियों से परिचित होकर बच्चों की सहभागिता शामिल कर मूल्यांकन किया जाए और साथ ही साथ बच्चों का दैनिक जीवन से गणित को जुड़ाव को आंका जाए। गणित की प्रकृति क्या है? मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर, तार्किक क्षमता का विकास, दैनिक जीवन में सहायक। और इसके बाद सीखने की चरण कौन कौन से हैं प्रक्रिया में? तो अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष। नेक्स्ट देखते हैं गणित का उद्देश्य नहीं है ऊर्जा खर्च करना, ये गणित का उद्देश्य नहीं है। रूब्रिक्स के 4 मापदंड कौन कौन से हैं? तो 4 मापदंड हैं। सौंपे गए कार्य का विवरण, मापन का स्तर 1, 2, 3 स्तर, आयाम, प्रश्न निर्धारण और डेटा आयाम मानदंड चौथा है। गणित विषय पर पोर्टफोलियो में क्या संग्रह करना चाहिए? चार्ट, ग्राफ, समस्या को हल करने का तरीका व लिखित स्पष्टीकरण। पीसी के क्या है? तो गणित के ज्ञान को कैसे बढ़ाया जाए, इसके इकट्ठे ज्ञान को आमतौर पर शैक्षिक सामग्री के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं गणित को रुचिकर बनाने की रणनीतियाँ क्या हैं। तो भागीदारी, जुड़ाव, अवलोकन, परिकल्पना और समस्या का बनाना और हल करना, दृष्टिकोण और निरूपण। इसके बाद में है संबंध बनाना, तर्क करना और गणितीय संचार करना। ध्यानाकर्षण शिक्षण में शामिल विषय कौन से हैं? गणित, पर्यावरण और हिंदी, सभी विषय हैं। ELPS में एल का क्या अर्थ है? एल का अर्थ है लैंग्वेज यानी कि भाषा। अब देखते हैं गणित विषय के लिए कौन सा कथन गलत है। तो गणित का सही चरण है LSRW, ये इसमें गलत है। किस शर्तों पर बच्चा सही मायने में जोड़ नहीं कर पाता है? तो चिन्ह का सही ज्ञान ना होने पर, अंकों का सही पहचान ना होने पर, स्थानीय मान की समझ ना होने पर, हासिल की समझ ना होने पर, संख्याओं की समझ ना होने पर। बच्चा जोड़ क्यों नहीं कर पा रहा है? शिक्षण प्रणाली में कमी होना, शिक्षक की शिक्षण प्रणाली में कमी होना। किस तरीके से हम जोड़ घटाना या अन्य अवधारणा को जल्दी सिखा सकते हैं? ELSPS जो तरीका है उसके द्वारा हम सिखा सकते हैं। तो ELPS तरीका क्या है? इसके अंतर्गत बताया गया है कि सर्वप्रथम बच्चों से उनका अनुभव जाने, फिर वो उसकी भाषा में, फिर चित्रों में दिखाकर तथा अंत में प्रतीकों पर काम कराया जाए। ठोस पर अनुभव, चित्र पर अनुभव
उसके बाद में चिन्ह पर अनुभव। नेक्स्ट है भाग को और भी किस विधि से बताया जा सकता है। बार बार घटाकर भी भाग को अवधारणा को विकसित किया जा सकता है, बच्चों को समझाया जा सकता है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर गणित के पठन की जो रणनीति है वो क्या होनी चाहिए। तो बच्चों को क्या सिखाना चाहिए और कैसे सिखाना चाहिए। शिक्षण में निरंतर सुधार करते रहना चाहिए, बच्चों का विश्वास जीतें, ठोस वस्तुओं से सिखाएं, ठोस के बाद चित्र प्रतीकों का शिक्षण करें, उसके बाद में प्रतीक के बाद में अमूर्त में ले जाकर मौखिक सवाल करें। इसके बाद ELSPS क्या है, तो इसका फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। ई का मतलब एक्सपीरियंस, एल का मतलब लैंग्वेज, पी का मतलब पिक्चर, एस का मतलब है सिंबल। नेक्स्ट प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर गणित की किसी अवधारणा या संक्रिया को समझने के लिए सर्वप्रथम कौन सा तरीका सही है। तो ठोस वस्तु से समझ बनाना यही सबसे बेस्ट तरीका है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिनके की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।